हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में ईपीआरजी फ्रेमवर्क को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होता है ईपीआरजी फ्रेमवर्क, उसको हम समझेंगे। ईपीआरजी फ्रेमवर्क को समझने से पहले ओरिएंटेशन जो हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया है, आपको अगर समझ अभी पढ़ना है तो आप प्रीवियस क्लास में जाकर देख सकते हो। तो चलिए ईपीआरजी को अगर हम पहले डिस्कस डिटेल करने से पहले हम इसके जो वर्ड्स के जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। सबसे पहला ई का मतलब होता है एथनोसेंट्रिज्म, पी का मतलब होता है पॉलीसेंट्रिज्म, आर का मतलब होता है रिजियोसेंट्रिज्म और जी का मतलब होता है जियोसेंट्रिज्म। यानी कि एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन, रिजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रबंध प्रक्रिया विभिन्न घटकों से प्रभावित होती है। यानी कि हमारी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है वो बहुत सारे फैक्टर से इफेक्टिव है, जिनमें से अंतरराष्ट्रीय सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है जिनसे इफेक्ट होती है हमारी, वो है सबसे पहली है हमारी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, उससे इफेक्ट होती है। फिर हमारी होती है जो भी हमारा ईपीआरजी फ्रेमवर्क है जिसको हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है हमारी के एनवायरमेंटल फैक्टर से। इन सारी चीजों से एक मार्केटिंग एक्टिविटी, एक फर्म किस तरह से काम करेगी, वो सारी चीजें इन पर डिपेंड करती हैं। कॉटलर ये कहता है कि अधिकांश कंपनियां प्रारंभ में छोटे रूप से अपने कार्य की शुरुआत करती है और क्रमशः विदेश, क्षेत्र तथा विश्व की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। यानी कि कुछ राइटर ने ये कहा है कि एक फर्म जो होती है वो बहुत ही छोटे बेस से स्टार्ट करती है, ठीक है। बहुत छोटे बेस से स्टार्ट करने के बावजूद वो धीरे धीरे अपने पैर इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी पसारने लगती है। जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है ये मॉडल इस बात पर प्रकाश डालता है कि अंतरराष्ट्रीय विपणन में संलग्न एक फर्म को समय समय पर अपने एक्टिविटीज को रीओरिएंट या रीऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए ताकि परिचालन के विभिन्न स्तरों पर वह बेहतर रूप से कार्य कर सके और उसका निर्माण, बाजार स्थिति का निर्माण किया जा सके। ईपीआरजी जो है ये कहता है, ये मॉडल इसी बात को हाईलाइट करता है कि अगर आप इस मॉडल को अपनाते हो जिससे आप क्या कर सकते हो, टाइम टू टाइम अपने जो भी फर्म है उसको रीऑर्गेनाइज या रीओरिएंट कर सकते हो ताकि आपकी जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज है आप उनको सही से एग्जीक्यूट और परफॉर्म करवा सकते हो। क्लियर है? ये मॉडल ये बताता है, ये मॉडल की हाइलाइट्स क्या है कि अगर आप इस मॉडल को अपनाते हो तो ये कहता है कि आप अपनी फर्म को कुछ टाइम के बाद रीऑर्गेनाइज और रीओरिएंट करो ताकि आपकी ऑपरेटिव एक्टिविटीज जो भी है वो जो भी एक्टिविटीज है वो कंटिन्यूस परफॉर्म करती रहे, अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके। तो चले नेक्स्ट, अब हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं कि ई का पूरा डिस्कशन क्या है ईपीआरजी का। तो एक एक वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। ये एक एक जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि एग्जाम में ये हमेशा बड़े क्वेश्चन में आता है। चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। जो हमारा ई था उसका मतलब है एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। विदेशी बाजार को केवल घरेलू बाजार के विस्तार के रूप में ही देखा जाता है। यानी कि हमारा जो भी इस ओरिएंटेशन ये कहता है कि हम जैसे डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, हम जैसी स्ट्रेटेजी के साथ डोमेस्टिक मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं, वैसी ही स्ट्रेटेजी के साथ हमको क्या करना है, फॉरेन मार्केट में हमको अपनी गुड्स एंड सर्विस सेल करनी है। थोड़ा सा एक्सपेंशन कर सकते हैं क्योंकि वो छोटा सा मार्केट होता है डोमेस्टिक मार्केट, और इंटरनेशनल लेवल पर बड़े मार्केट अवेलेबल होते हैं।
तो ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा चेंजेस नहीं लाने हैं, उनमें करना क्या है सिर्फ आपको कि जैसा आप घरेलू बाजार यानी डोमेस्टिक मार्केट में अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट कर रहे हैं, उसी तरह से आप फॉरेन मार्केट में भी उन एक्टिविटीज को सेम कंडीशन और सेम तरीके से एग्जीक्यूट करवाएं। उत्पाद, विपणन, व्यूह रचनाएं तथा तकनीक जो घरेलू बाजार में लागू है वे ही विदेशी बाजार में भी लागू हो। यहां पर कहने का यही मतलब है कि जैसी आपकी जो भी टेक्निक्स, जो भी स्ट्रेटजी, जो भी आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग है, जिस तरह से आप डोमेस्टिक मार्केट में उनको अप्लाई कर रहे हो, उसी तरह से आपको क्या करना है, फॉरेन मार्केट में भी आपको अप्लाई करना है। क्लियर है यहां तक? फर्म निर्यात विक्रय के लिए प्राय अपने विदेशी एजेंट या आयात निर्यात व्यापारियों पर निर्भर करती है। तो यहां तक ये इसका मीनिंग समझ आया आपको एथनोसेंट्रीज का? एथनोसेंट्रीज का सिंपल सा मीनिंग यही है कि जिस तरह से आप घरेलू मार्केट में, जिस तरह से आप डोमेस्टिक मार्केट में अपनी एक्टिविटीज को, बिजनेस एक्टिविटीज को, मार्केटिंग एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करवा रहे हो, उसी तरह से आपको फॉरेन मार्केट में भी उन्हीं एक्टिविटीज को वैसे ही करना है एग्जीक्यूट जैसे आपने घरेलू मार्केट में किया था। क्लियर है? अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। क्या होती है इसकी विशेषताएं? कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर कह सकते हैं हम इसकी। ठीक है, चलिए नेचर देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसी कंपनी में विदेशी परिचालनों को घरेलू परिचालनों के सेकेंडरी के रूप में देखा जाता है। यहां पर जो भी हमारा फॉरेन मार्केट को कैसा शो करना है हमको? फॉरेन मार्केट एज अ डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, हमको वैसा ही बताना है, या फिर हमारा सेकेंडरी मार्केट हम कह सकते हैं यहां पर। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सेकेंड क्या कहता है कि उच्च प्रबंध इस बात को मानता है कि घरेलू तकनीकें और सेवी वर्गीय तक विदेशी की तुलना में सुपीरियर है। विदेशी बाजार में इनका प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सकता है। ये कहता है कि हमारी जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज है, मार्केटिंग एक्टिविटीज जो भी है वो सुपीरियर है। सुपीरियर है। फिर थर्ड क्या कहता है कि विदेशी बाजार के लिए योजनाएं घरेलू कार्यालय में ही बनाई जाए और विकसित की जाती है। यानी कहां पर बनाई जाएगी? आपकी डोमेस्टिक एरिया में। किस एरिया में बनाई जाएगी आपकी स्ट्रेटेजी को? डोमेस्टिक एरिया में। फिर है विदेशी विपणन का प्रशासन प्राय फर्म के निर्यात विभाग या अंतर्राष्ट्रीय डिवीजन द्वारा ही किया जाता है। विपणन सेवी वर्ग की संरचना मूलतः घरेलू व्यक्तियों से ही की जाती है। जो हमारा पर्सनल होता है वो कहां का होता है? डोमेस्टिक एरिया का। क्लियर है यहां तक? अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिक्स को बिना किसी ज्यादा अमेंडमेंट के हम क्या कर सकते हैं? फॉरेन मार्केट में सेल कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजेस विदाउट एनी चेंजेस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिक्स को हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन को घरेलू बाजार का एक्सटेंशन माना गया है। जो भी स्ट्रेटजी है वो कैसी है? एक्सटेंशन स्ट्रेटजी है। इसमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज की जाती है? घरेलू बाजार की
एक्सटेंशन यानी एक्सपांशन, विस्तार करने की स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। तो ये था हमारा एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म ये कहता है कि आपकी कंपनी विदेशी बाजार में जब भी जाती है तो आप उस कंपनी, उस मार्केट को इस तरह से ट्रीट कीजिए कि जैसे वो आपका घरेलू मार्केट ही है। आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी व्यू रचनाएं, आपके विपणन क्रियान्वयन जो भी क्रियाएं हैं, उन सभी को आप क्या करें, जैसा आप घरेलू मार्केट में ट्रीट कर रही है वैसा का वैसा आप फॉरेन मार्केट में भी उसको ट्रीट कर सकती है। तो ये था हमारा एथनोसेंट्रिज्म, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिजियोसेंट्रिज्म। सॉरी, पहले हम पॉलीसेंट्रिज्म पढ़ लेते हैं, ईपीआरजी है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीसेंट्रिज्म ओरिएंटेशन। उससे पहले देखना एथनोसेंट्रिज्म हमने जो पढ़ा ना, उसकी देखो कि ये जो एथनोसेंट्रिज्म है वो छोटी सी फॉर्म के लिए ज्यादा सूटेबल है। यहां पर हम लिख देते हैं suitable for small enterprises या small industry। क्लियर है? जो न्यूनतम इंटरफेरेंस आती है, जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, हाई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, तो इन सारी चीजों को इसके लिए बनाया गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीसेंट्रिज्म ओरिएंटेशन। ये क्या कहता है कि एक फर्म अपनी अंतरराष्ट्रीय विपणन क्रियाओं को देश के अनुसार संगठित करने का प्रयास करती है। यानी प्रीवियस हमने एथनोसेंट्रिज्म में क्या पढ़ा कि जैसा घरेलू मार्केट है आपका, वैसा ही आपका फॉरेन मार्केट होगा, ठीक है उसमें। और अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि एक फर्म को पूरे देश के अनुसार, पूरे देश को क्या मानना है, एक मार्केट मानना है, कि एक देश एक मार्केट है और उसी के अनुसार आपको काम करना है। यहाँ पर प्रत्येक देश को एक पृथक बाजार माना गया है। मैंने अभी बताया कि एक जो कंट्री है वो आपकी क्या मानी जाएगी, एक कंट्री हमारी एक मार्केट मानी जाएगी, ठीक है। उसी के अनुसार आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और उसी के अनुसार आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी भी बनानी है। प्रत्येक देश में बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय असेंबली या उत्पादन जो भी सुविधाएं एवं विपणन संगठनों का सर्जन किया जाता है। यह दृष्टिकोण उन फर्मों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन के प्रति गंभीर रूप से प्रतिबद्ध है तथा जिनके पास चयनित विदेशी बाजार में दीर्घकालीन प्रवेश हेतु विनियोजन के पर्याप्त संसाधन है। ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो ओरिएंटेशन है, वो वही फर्म यूज कर सकती हैं जिनके यह दृष्टिकोण है कि उनके पास कुछ स्पेसिफिक ऐसा इन्वेस्टमेंट के रिसोर्सेज है जिनसे वो अपने मार्केट को बढ़ा सकते हैं। वास्तव में जैसे ही कोई कंपनी विभिन्न देशों के बाजारों में अंतर करती है तो वो पॉलीसेंट्रिज्म प्रकृति को अपनाने हेतु तत्पर रहती है। यानी कि इस स्ट्रेटजी को कौन से कंपनी अपनाती है, जो ये मानती है कि एक देश एक बाजार है और एक देश को एक बाजार की तरह से पेश करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देती हूं, इंडिया को अगर हम एक मार्केट माने, या फिर आप देखो अगर हम यूएस को एक मार्केट माने और हमारी क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, हम वेस्टर्न जितने भी क्लोथ्स है हम यूएस को एक मार्केट मानकर हम क्या कर सकते हैं, उसमें अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? अब इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, वो देख लेते हैं। क्या है विशेषताएं इसकी? यहां तक समझ आया? एथनोसेंट्रिज्म में जैसा घरेलू वैसा विदेशी।
और पॉलीसेंट्रिज्म में कि एक देश को एक मार्केट माना है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो भी विशेषता है कि प्रत्येक बाजार के वातावरण पर विचार, क्योंकि एक कंट्री को एक देश माना है तो हर देश के वातावरण पर विचार करना है इसको। फिर है कि इसमें प्राय देश के आधार के बजाय मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है। प्रेफरेंस किसको दी जाती है? मार्केट सेगमेंटेशन को। क्लियर है? मार्केट सेगमेंटेशन को प्रेफर दी जाती है, प्रायोरिटी मिलती है उसको। फिर है कि इसमें स्थानीय कानून, रीति रिवाज, कल्चर, व्यवसाय करने के स्थानीय तरीकों पर विशेष जोर दिया जाता है। यानी कि इसके जो भी स्थानीय कानून, लीगल जो प्रोविजंस है वो, फिर आपके दे रखे हैं कस्टम, फिर दे रखा है कल्चर, फिर दे रखा है कि आपका स्टाइल या आपका वे। क्लियर है? ये आपका स्टाइल। ठीक है, तो इन सब पर भी ध्यान देना है, क्योंकि देखो एक कंट्री को एक मार्केट माना है तो उस कंट्री का जो लीगल प्रोविजन है उसको भी ध्यान रखना है, कस्टम, कल्चर और स्टाइल, इन सभी को भी ध्यान रखना है। फिर अडैप्शन स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, फॉलो अप अडैप्शन स्ट्रेटेजी। अडैप्शन स्ट्रेटेजी क्लियर है यहां तक? फिर इसमें है कि जो भी हमारी स्ट्रेटेजी लोकल एरिया के लिए बनाई गई है, यानी हमारे देश के लिए बनाई गई है, उन सारी स्ट्रेटेजी को हमको फॉलो करना है। ये था हमारा पॉलीसेंट्रिज्म, यानी कि एक देश को क्या मानना है? एक मार्केट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिजियोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म और पॉलीसेंट्रिज्म हमने देख लिया है, अब हम देख लेते हैं रिजियोसेंट्रिज्म। रिजियो सेंट्रिज्म ओरिएंटेशन। क्लियर है? यह है हमारा रिजियो सेंट्रिज ओरिएंटेशन क्या होता है ये अब हम इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए अब ये क्या कहता है कि इस दृष्टिकोण के अंतर्गत एक फर्म देशों के समूह को कवर करने हेतु, यानी ये क्या कहता है कि एक फर्म देशों के समूह यानी ग्रुप ऑफ कंट्रीज, देशों के समूह को कवर करने हेतु क्षेत्रीय यानी रीजन विपणन नीति अपनाती है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है जैसे एशिया। ठीक है, एशिया पूरा एक समूह है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज है और उन कंट्रीज को आप क्या करते हो, एक समान मानते हुए अपनी जो भी स्ट्रेटजी है उनको यूज करते हो। क्लियर है यहाँ पर? यानी कि आप एक फर्म जो है वो देशों के समूह को कवर करने के लिए, जैसे एग्जांपल दिया एशिया पूरा एक जो भी ग्रुप है उसमें बहुत सारी कंट्रीज है, उन सारी कंट्रीज को हम एक मानते हुए एक स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोलती है, नेचर लिख देते हैं हम। सबसे पहली जो नेचर है वो ये है कि एक कंपनी विभिन्न बाजारों को विभिन्न क्षेत्रों के रूप में देखती है।
विभिन्न बाजारों को विभिन्न क्षेत्रों के रूप में देखती है। ठीक है। सेकेंड ये कहती है कि ब्यूरो मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के बीच में नेगोशिएशन द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है। नेगोशिएशन द्वारा क्या कर सकते हैं हम? गोल डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है। फिर हमारा क्या कहता है कि एक छोर पर मुख्यालय तथा दूसरे छोर पर क्षेत्रीय मुख्यालय एवं सहायक कंपनियां होती है, यानी कि एक एक्सट्रीम एंड पर क्या होता है हमारा हेडक्वार्टर। ठीक है। फिर होता है हमारा रीजनल क्वार्टर और फिर होता है हमारी ब्रांचेस। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर लास्ट आता है आपका, लास्ट दे रखा है जियोसेंट्रिज्म। देखो पॉलीसेंट्रिज्म में हमने क्या देखा कि एक कंट्री को, मैम 2 मिनट, ओरिएंटेशन। ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो एक मार्केट, एक कंट्री है, उसको हमने एक मार्केट माना है। अब हम देखते हैं कि जियोसेंट्रिज्म हमको क्या कहता है कि एक फर्म को अपनी विपणन क्रियाओं को तथा अन्य परिचालनों हेतु विश्वव्यापी विपणन दृष्टिकोण को अपनाना है। विपणन दृष्टिकोण को अपनाती है। यानी यहां पर देखिए कि कुछ भी एक कंट्री या फिर कोई रिलीजन या फिर ऐसा कोई भी रीजन या फिर किसी एक मार्केट से दूसरे मार्केट को ये इंपॉर्टेंस नहीं देती है। इसका मतलब ये है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो सिर्फ क्या है? एक मार्केट है। क्लियर है। यानी पूरे यूनिवर्स को इसने क्या माना है? एक मार्केट माना है। और एक मार्केट, जो भी स्ट्रेटेजी एक पूरे वर्ल्ड में यूज हो रही है वो सारे मार्केट में यूज करनी है। इसकी विशेषता है कि ये सबसे पहला है, एक मार्केट मानती है। फिर है कि इसमें जो भी स्टैंडर्ड फिक्स करके रखे हैं वो सब जगह सिमिलर होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक मार्केट में अलग और दूसरे में अलग। फिर है यूनिफॉर्म इमेज होती है इसकी। क्लियर है। फिर है आपकी यूनिफॉर्म इमेज यानी एक रूपता होती है। फिर है कि इसमें जो भी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा इस दृष्टिकोण को अपनाया जाता है वो सही में ग्लोबल उपक्रम कहलाते हैं, यानी जो ग्लोबल फॉर्म होती है वो मानी जाती है। तो ये थे आपके आज के जो भी ईपीआरजी के जो 4 जो पॉइंट्स थे, एथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म, रिजियोसेंट्रिज्म एंड जियोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म में हम क्या मानते हैं कि जैसा घरेलू वैसा विदेशी। पॉलीसेंट्रिज्म में हम क्या मानते हैं कि एक देश को एक मार्केट। रिजियोसेंट्रिज्म में कि एक जो ग्रुप है उसके सारे जितने भी कंट्री है उसको हमने एक मार्केट माना है। एंड लास्ट हमारा आता है जियोसेंट्रिज्म, यानी कि पूरे वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स को हमने क्या माना है? एक मार्केट। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक है ईपीआरजी फ्रेमवर्क, हम यही खत्म करते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत